उच्च अक्षांशों पर अक्षांशों पर महासागरीय जल के महासागरीय जल के बर्फ में परिवर्तित होने से बर्फ में परिवर्तित होने से परिवर्तित होने से शेष जल में शेष जल में लवणों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। लवणों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल निम्न तापमान और उच्च लवणता के कारण अधिक घनत्व वाला हो जाता है। अधिक घनत्व वाला हो जाता है। अतः वह महासागरीय जल जिसकी विशिष्ट तापीय दशाएं लवणता और घनत्व होता है जल राशि कहलाता है। जल राशि कहलाता है। पैरा चेंज। उच्च घनत्व के कारण जल राशियां अवतलित होती हैं। जल राशियां अवतलित मतलब नीचे बैठती हैं, अवतलित होती हैं। अतः इससे उत्पन्न महासागरीय जल की गति को गहरी धाराएं ब्रैकेट में डीप करंट्स गहरी धाराएं कहते हैं। गहरी धाराएं कहते हैं। इनकी उत्पत्ति घनत्व की भिन्नता के कारण होती है। इनकी उत्पत्ति घनत्व की भिन्नता के कारण होती है जो तापमान और लवणता के स्तर से नियंत्रित होता है। अतः इसे थर्मोहेलाइन
देवनागरी में लिख लो, थर्मोहेलाइन परिसंचरण, थर्मोहेलाइन परिसंचरण भी कहा जाता है। थर्मोहेलाइन परिसंचरण भी कहा जाता है। यद्यपि इस परिसंचरण में गहरी और सतही दोनों धाराओं का योगदान होता है। दोनों धाराओं का योगदान होता है। यहां तक बात क्लियर हुई, राइट? क्या होगा पोलर रीजन में या उच्च जल राशि और थर्मोहेलाइन परिसंचरण निम्नलिखित प्रकार से सतही महासागरीय धाराओं से भिन्न है। सतही महासागरीय धाराओं से भिन्न है। नंबर 1, जहां सतही महासागरीय धाराएं महासागरीय जल के केवल 10% जल से संबंधित है, वहीं इनका संबंध, मतलब जल राशि का, वहीं इनका संबंध 90% महासागरीय जल से है। नेक्स्ट, सतही महासागरीय धाराएं सतह से 500 मीटर की गहराई तक, गहराई तक ऊष्मा और पोषक पदार्थों का वितरण करती हैं। वहीं जल राशि सागर की तली तक ऊष्मा, ऑक्सीजन और अन्य पोषक पदार्थों का वितरण कर
पोषक पदार्थों का वितरण कर गहरे भागों में रहने वाले महासागरीय जीवों के अनुकूल दशाएं निर्मित करती है। अनुकूल दशाएं निर्मित करती है। नेक्स्ट, सतही महासागरीय धाराएं विशेष महासागरीय क्षेत्र को ही अटलांटिक है तो अटलांटिक को प्रभावित करेगी, अटलांटिक की धारा। प्रशांत है तो प्रशांत को प्रभावित करेगी। विशेष महासागरीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, जबकि जल राशि से उत्पन्न थर्मोहेलाइन परिसंचरण का संबंध सभी महासागरों से होता है। संबंध सभी महासागरों से होता है। जो एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह की तरह कार्य करता है। कन्वेयर बेल्ट की तरह कार्य करता है। यह समस्त महासागर के ऊष्मा बजट को संतुलित करता है। जिसका प्रभाव वैश्विक जलवायु तंत्र पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च अक्षांशों में जहां जल राशि का अवतलन होता है, उच्च अक्षांशों में जहां जल राशि का अवतलन होता है, वह क्रिया निःस्रवण ब्रैकेट में डाउनवेलिंग कहलाती है। और जब
थर्मोहेलाइन परिसंचरण के अधीन ठंडा जल गहरे भाग से पुनः सतह पर आता है तब इसे उत्स्रवण, इसे उद्वेलन भी कहते हैं। आप अपवेलिंग डाउनवेलिंग याद रखना, बस देवनागरी में इसे लिख सकते हो। इसे उत्स्रवण कहा जाता है, उत्स्रवण अपवेलिंग कहा जाता है। इसके कारण महासागरीय सतही जल स्तर में परिवर्तन होता है। महासागरीय सतही जल स्तर में परिवर्तन होता है और सतही धाराओं की उत्पत्ति में सहायता मिलती है। सतही जलधाराओं की उत्पत्ति में सहायता मिलती है। क्षेत्र विशेष, उसके आगे, क्षेत्र विशेष के तटीय मौसमी दशाओं में क्षेत्र विशेष की तटीय मौसमी दशाओं में सतही जलधाराओं का अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। किंतु इस प्रक्रिया में थर्मोहेलाइन परिसंचरण का बल प्रेरक के रूप में कार्य करता है, या थर्मोहेलाइन परिसंचरण प्रेरक बल होता है, ये भी लिख सकते हो, का बल प्रेरक का कार्य करता है। अब यहां ध्यान दो, यह पानी यहां से डूबा, भूमंडलीय तापन के कारण जल राशियों के निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो रही है। जिससे थर्मोहेलाइन परिसंचरण कमजोर हो रहा है। जो महासागरीय जैव विविधता के साथ वैश्विक जलवायु तंत्र को भी दुष्प्रभावित कर रहा है। जो वैश्विक जलवायु तंत्र को भी दुष्प्रभावित
दोष प्रभावित कर, ये लास्ट में फेंकना होता है, सीख लो कुछ, बस लेके जुट गए फेंकने में जहां जहां है, और फिर थोड़ी उम्मीद जगा के निकल लिए आपका महासागर मानव के लिए, मानव के लिए, महासागर मानव के लिए सीमांतीय संसाधन के रूप में, सीमांतीय संसाधन के रूप में माने जाते हैं, माने जाते हैं। यदि महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र, महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होता है, असंतुलित होता है, तब संसाधन संकट, संकट और गहरा हो जाएगा, और गहरा हो जाएगा। अतः अतः सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य 14 के अनुरूप, 14 14 के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसमें लाइफ बिलो वाटर है ना, है ना, अब कोई उठाए ना उठाए आपका काम खत्म है ना, उठाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि महासागर को सुरक्षित करना है, वैश्विक थर्मोहेलाइन परिसंचरण का, वैश्विक थर्मोहेलाइन परिसंचरण का, परिसंचरण का जो भाग, जो भाग अटलांटिक महासागर में सक्रिय होता है, जो भाग अटलांटिक महासागर में सक्रिय होता है, उसे अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन ब्रैकेट में AMOC, AMOC कहा जाता है, AMOC कहा जाता है। अब इसमें ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर में इस एरिया में पानी डूबता है और फिर साउथ से पानी ऊपर आता है, और इसी क्रम में विभिन्न महासागरीय धाराएं क्या हैं, चल रही होती, ठीक है। तो यह सर्कुलेशन यहां पर हो गया है। इसमें लिखो उसी आगे, हाल के वर्षों में, हाल के वर्षों में, वर्षों में यह कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है, यह कमजोर हो रहा है, जिससे, जिससे आर्कटिक क्षेत्र के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे आर्कटिक क्षेत्र, जो आर्कटिक महासागर का जल है, जिससे आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में क्या लिखा था क्षेत्र में, हाँ, तापमान में वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, हाँ एडजस्ट कर लो, कुल मिला के वृद्धि हो रही है ना, तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे अटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक ओशन या आर्कटिक महासागर का अटलांटीकरण,
अटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक ओशन कहा जाता है। अब नेट पे जाना, AMOC दृष्टि हिंदी टाइप कर देना। जल राशि से आप क्या समझते हैं? जल राशि से आप क्या समझते हैं? अपनी उत्पत्ति और प्रभाव के संदर्भ में, अपनी उत्पत्ति और प्रभाव के संदर्भ में जल राशियां सतही महासागरीय धाराओं से, अपने उत्पत्ति और प्रभाव के संदर्भ में जल राशियां सतही महासागरीय धाराओं से, सतही महासागरीय धाराओं से किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है? 150 शब्द। बोलिए। अच्छा, अपने उत्पत्ति और प्रभाव में सतही महासागरीय धारा